आप सभी का मैथ ऑफ खावा में हार्दिक स्वागत है। आज हम पार्ट थर्ड यानी रियल नंबर वास्तविक संख्या क्लास 10 का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना रहे थे उसका ये पार्ट थर्ड है। इसके पहले हम 2 पार्ट्स में वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो शेष बचा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रियल नंबर का था उसे मैं आज फिर बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख रहे हैं नहीं। अब इसके कॉन्सेप्ट को हम समझाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए 6 पर पावर n और n प्राकृतिक संख्या है, तब 6 पर पावर 1 लीजिए तो 6 ही होगा। 6 पर आप 2 ले लीजिए तो यानी कि 6 गुना 6, 6 गुना 6 कितना हो जाता है 36। इसका अंत 6 पर हो रहा है, इसका भी अंत 6 पर हो रहा है। और 6 पर पावर अब 3 ले लेते हैं, प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 हम लेंगे तो 6 गुना 6 गुना 6 यानी कि 36 को फिर 6 से गुना करेंगे तो 36 6 18 3 21, ये भी 6 पर समाप्त हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि हम कितनों आगे बढ़े चले जाएंगे तो ये जो है हमेशा जो है 6 पर ही समाप्त होगा, 0 पर समाप्त होने वाला नहीं है। तो समझ में आ गया होगा कि 6 पर पावर n जो है, और n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है तो यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा, यानी इसका इकाई स्थान जो है वो कभी भी शून्य नहीं होने वाला है। शून्य तब होता है जब किसी के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 हो। जैसे यहाँ पर 6 है, 6 का हम अभाज्य गुणनखंड, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, 6 का हम यदि अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 3 होता है। तो यह कभी भी यदि 6 पर पावर n है तो 2 पर पावर n और 3 पर पावर n देते हैं, यह शून्य पर कभी नहीं समाप्त होगा। कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होता है जब उसमें 2 और 5 हो। गुणनखंड में क्या शामिल हो, 2 और 5। 2 5 के अलावा अन्य भी कोई संख्या होगा तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 2 और 5 का होना आवश्यक है, तभी वो शून्य पर समाप्त होगा। एक उदाहरण हम लेते हैं, जैसे इसके पीछे हम 3 लिख देते हैं। अब देखिए 3 दूनी 5, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 पंचे क्या होता है 30 होता है। तब देखिए कि हम यदि 30 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यही आता है ना, 3 गुना 2 गुना 5 यानी 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। अब 30 में आप पावर 1 लिख दीजिए, चूंकि यहाँ पर 1 था यहाँ 1 पावर लिखिए तो 30 का 30 रहेगा। 30 पर पावर आप 2 लिख दीजिए तो यानी 30 गुना 30 हो जाएगा, और 30 गुना 30 कितना होता है 9 पर डबल 0 होता है। अब देखिए शून्य पर समाप्त हो रहा है, ये भी शून्य पर समाप्त हो रहा है। 30 पर आप 3 लिख दीजिए तो क्या होगा 30 गुना 30 गुना 30 तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, 27 पर ट्रिपल 0 होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी शून्य पर समाप्त हो रहा है। तो कोई भी संख्या शून्य पर तब समाप्त होता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल हो, 2 और 5 शामिल हो तभी वो शून्य पर समाप्त होता है, अन्यथा शून्य पर समाप्त नहीं होता है। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट इस हिसाब का। अब नंबर 2 क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को किन संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या, तो प्रत्येक भाज्य संख्या, जैसे हमने एक 6 संख्या ले लिया, ये भाज्य संख्या है, तो इसको हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम 8 ले लिया तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है 2 गुना 2 गुना 2 होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, अभाज्य अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, यही ऑप्शन में आपको रहेगा, ऑप्शन में यही रहेगा अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किसी संख्या पर, किसी संख्या रेखा पर संख्याओं की संख्या क्या होती है। अब आपको बना के हम दिखा रहे हैं, जैसे ये संख्या रेखा है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, इधर 3 है, -1 है, -2 है। अब देखिए 1 और 2, ये दोनों संख्या के बीच में हम अनगिनत परिमेय संख्या लिख सकते हैं, अनगिनत। इस दोनों के बीच में हम अनगिनत परिमेय संख्या और अनगिनत अपरिमेय संख्या भी हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछता है कि किसी संख्या रेखा पर संख्याओं की संख्या कितनी होती है। तो जब 1 और 2 के बीच हम अनगिनत परिमेय संख्या अनगिनत अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं तो ये संख्या रेखा तो बहुत बड़ा है, इधर सब धनात्मक चलेगा और इधर सब ऋणात्मक चलेगा, तो इसके बीच में तो कितने परिमेय संख्या होंगे कहना मुश्किल। तो इसका आंसर क्या होगा, अनंत। इसका सटीक आंसर क्या होगा, अनंत होगा। तो अनंत हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो रूट p किस प्रकार की संख्या होगा। तब जरा आप देखिए अभाज्य संख्या क्या क्या होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, फिर 17 होता है। अब यहाँ पर कहता है रूट p के रूप में, क्या कहता है, रूट p, यानी ये सब p है। ये कौन सा संख्या है, p है। p एक अभाज्य संख्या है। अब p में अब सब में रूट लगा दीजिए, √2, √3, √5, √7, √11। तो ये सब कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ये सब कैसी संख्या है, ये सब अपरिमेय संख्या है। दोस्तों गणित को रट के याद नहीं किया जा सकता है। आप यदि रट के याद करेंगे तो आपसे गणित का सारे सवाल सॉल्व नहीं होंगे, अटकरी पंचे में गलत होगा। कॉन्सेप्ट को समझिए। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट कि p जो है एक अभाज्य संख्या है और उस पर रूट का पता लगाने के लिए देखिए यहाँ पर रूट p किस प्रकार की संख्या होगी। तो रूट यदि हम अभाज्य संख्या पर रूट लगाते हैं तो अभाज्य संख्या का वर्गमूल कभी नहीं निकलता है। तो ये था हमारा 4 का आंसर। तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। कैसा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कहता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या। चलिए इसके कॉन्सेप्ट को हम पहले भी बता चुके हैं। जब हम परिमेय में अपरिमेय जोड़ते हैं, परिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या में जब एक अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो ये हमेशा अपरिमेय होता है। ये हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। हमेशा, ऊपर में लिख देते हैं, हमेशा अपरिमेय होता है, हमेशा। जैसे उदाहरण हम देते हैं, उदाहरण के माध्यम से आप समझिए। 2 जोड़ √3, 3 जोड़ √2, 5 जोड़ √6, 7 जोड़ √8, ये हमेशा जो है अपरिमेय संख्या होगा। अब इसको कैसे आप जानेंगे कि ये जोड़ने के बाद, तब 2 तो 2 ही रह गया, 2 तो 2 रह गया, और √3 का मान अपरिमेय संख्या में दशमलव प्रसार इसका होता है 1.732 डॉट 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 जाता है। तब यदि आप इसको आप जोड़ देंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा 3.732। इधर अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है तो ये भी यानी अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इसी प्रकार से आप सबका मान यदि आप जोड़ देते हैं, 2 और √3 का मान, √3 का मान निकाल के, √2 का मान निकाल के, √6 का मान निकाल के, √8 का मान निकाल के, उसमें 7 जोड़ दीजिए, इसमें 5 जोड़ दीजिए, √2 में 3 जोड़ दीजिए, √2 के मान में 3 जोड़ दीजिए, √6 के मान में 5 का मान जोड़ के यदि आप हल करते हैं तो ये हमेशा जो है अपरिमेय संख्या ही आता है। तो इसलिए परिमेय संख्या में जब अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो ये हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। ये था हमारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक शून्येतर परिमेय संख्या, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं और अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल होता है। दोस्तों यहाँ शून्येतर परिमेय संख्या की बात कर रहा है, यानी वैसे परिमेय संख्या जिसमें शून्य नहीं हो। शून्येतर का मतलब होता है जिसमें शून्य ना हो, ये नहीं कि शून्येतर का मतलब शून्य, यानी शून्य परिमेय संख्या नहीं हो। वैसे परिमेय संख्या जिसमें शून्य नहीं हो, यानी कि शून्य परिमेय संख्या नहीं हो, ठीक है। और एक अपरिमेय संख्या, दोनों का गुणनफल या भागफल पूछा जा रहा है। तो अब आप देख सकते हैं, यानी कि परिमेय गुना अपरिमेय, परिमेय गुना अपरिमेय, परिमेय गुना अपरिमेय, तो ये क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। हमेशा, हमेशा ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। फिर दूसरा इसी, अच्छा जैसे इसका ही पहले जैसे ले लेते हैं, जैसे 2 गुना √3, तो क्या हो जाएगा 2 √3। अब देखिए इसके मान को भी आप यदि लेते हैं तो 2 का 2 हो जाएगा, √3 का मान 1.732 होता है। अब 1.732 और डॉट 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 जो इसका बढ़ता जाता है उसके साथ आप 2 को गुना करेंगे तो ये भी अपरिमेय संख्या ही बनेगा, इसका जो दशमलव प्रसार आएगा। अब लेते हैं 3 √2, ये 3 गुना √2 तो क्या हो जाता है 3 √2। अब लेते हैं हम 4 गुना √7 तो क्या हो जाता है हमारा 4 √7 हो जाता है। तो ये सब जो है ये कैसा संख्या है, सब अपरिमेय संख्या है। ये सब कैसा संख्या। अच्छा एक और दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे 2 √3 और गुना √5 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2/3 और गुना 2/3 √5, ये भी कैसा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या ही है। हाँ अब यहाँ पर शून्येतर की बात किया, यानी कि शून्य शून्य नहीं ले सकते हैं। यदि शून्य आप लीजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये यदि शून्य आप लेते हैं तो 0 गुना √5 ले लिए तो क्या हो गया, शून्य हो गया। तो शून्य तो परिमेय संख्या तो होता ही है, शून्य एक परिमेय संख्या होता है, तो यहाँ पर अपरिमेय तो नहीं होगा।
शून्य एक परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, शून्य एक परिमेय संख्या हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ये लिखा है शून्यतर। क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है एक शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। यानी शून्य परिमेय संख्या को आप नहीं ले सकते हैं, जो शून्य नहीं हो तो उसको आप यदि लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या को लेते हैं तो उसका गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होता है। अब गुणनफल के बाद भागफल भी लिखा है, जैसे आप ले लीजिए परिमेय भागा अपरिमेय, परिमेय भागा अपरिमेय, तो ये हमेशा अपरिमेय होता है, अपरिमेय। लेकिन यहाँ पर शून्यतर हम भी लिख देते हैं, शून्यतर, शून्यतर परिमेय संख्या, शून्यतर परिमेय संख्या। तो अब जैसे ले लीजिए 2 भागा √3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2√3। ठीक है, 3 भागा √5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/√5। तो ये सब कैसा संख्या हमेशा अपरिमेय होता है। अब इसके स्थान पर अब जीरो से भी जरा देख लीजिए, यानी कि शून्यतर परिमेय संख्या जो कहा है तो यहाँ पर जीरो वाला भी हम लेते हैं, शून्यतर जो नहीं हो, ये शून्यतर नहीं है। जैसे 0 भागा √3 क्या हो जाता है हमारा 0 हो जाता है। किसी भी संख्या जीरो में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 हो जाता है, और 0 ये कैसा संख्या हो जाता है परिमेय संख्या। तो यहाँ पर शून्यतर को आप ध्यान में रखेंगे कि शून्यतर परिमेय संख्या कहता है, यानी कि शून्य परिमेय संख्या नहीं हो, तो ये हमेशा अपरिमेय होता है, ये कभी भी परिमेय नहीं हो सकता है। लेकिन यदि आप शून्य को लेते हैं तो वो परिमेय भी हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें शून्यतर शब्द को जोड़ा गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका एचसीएफ 17 है, तो एलसीएम ज्ञात करें। तो अब देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम का सूत्र होता है, क्या होता है? एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल और बटा क्या होता है? एचसीएफ, बटा क्या होता है? एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ 8670 और बटा उसमें एचसीएफ दिया हुआ कितना? 17 दिया है। तो भागा लगा देंगे तो ये 510 बार में कट जाता है, तो हमारा आंसर कितना होगा? 510 हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? यदि n एक प्राकृत संख्या है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 6 पर पावर n घटाओ 5 पर पावर n के अंत में होगा, के अंत में होगा। क्योंकि इस तरह का सवाल अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ चुके हैं 1 नंबर सवाल में, उसी पर आधारित ये सवाल है। तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है 6 पर पावर n और 5 पर पावर n, इसका अंत क्या होगा? देखिए, आप इस पर मान बैठा दीजिए, 6 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1, तो 6 घटा 5 बराबर कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। 6 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2, तो ये 6 का हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 5 है। अब फिर 36 में 25 घटा दीजिए 11, तो इसका अंतिम क्या होगा? 1 होगा। 6 पर पावर 3 और 5 पर पावर 3 ले लीजिए, तो 6 को 3 बार गुना करेंगे तो 216 होता है, और 5 को 3 बार गुना करेंगे तो 125 होता है। फिर इसमें घटा दीजिए, 6 में 5 गया, 6 में 5 गया 1, इसके अंतिम में 1 ही होगा। अब इधर आप 216 में घटा के भी देख लीजिए, तो 6 में 5 गया 1, 1 में 1 गया 0, तो 125 होगा, 101 होगा, 100 सॉरी गलत हो रहा है, 125 है, 5 है 25 5 125, 6 में 5 गया 1, 11 में 2 गया 9, 91 बचेगा। 216 125, 6 में 5 गया 1, यहाँ पर बचा 91 होता है। इसका अंत भी 1 से होता है। तो इतना आप कितनों आप इसको आगे बढ़ेंगे, इस रूल पर आप कितनों आगे बढ़ेंगे, इस 6 में आप कहीं भी चले जाए, 6 पर आप कितनों आप पावर रख दीजिए, उसका इकाई स्थान 6 से समाप्त होगा। और 5 पर आप कितनों पावर रख दीजिए तो उसका इकाई स्थान जो है 5 पर ही समाप्त होगा। और जब इकाई को इकाई में ही घटाया जाता है, हम लोग घटा के नियम पढ़े हैं, इकाई में इकाई को घटाया जाता है, तो 6 में 5 घटेगा तो हमेशा 1 पर ही समाप्त होगा। इसलिए क्वेश्चन ये देखने में टेढ़ा है, लेकिन इसका आंसर जो बहुत आसान है, आप समझने का प्रयास करेंगे तो इसका आसान जो है क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत आसान है। तब 8 नंबर का आंसर क्या होगा? उत्तर क्या होगा? 1 होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर में क्या कहता है? यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना तथा एलसीएम ऑफ एबीसी बराबर दिया हुआ 2 पर पावर 4, 3 पर पावर 2, 5 पर पावर 2 हो तो n का मान होगा। तो चलिए हम इसको पहले लिख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है?
ए बराबर 2 पर पावर 2 3 पर पावर 2, बी बराबर 2 पर पावर n गुना 5, सी बराबर 2 पर पावर 3 5 पर पावर 2 गुना 3। अब देखिए तीनों का एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ ए बी सी, एलसीएम ऑफ ए बी सी बराबर क्या दिया हुआ है, 2 पर पावर 4 3 पर पावर 2 5 पर पावर 2। तो देखिए हम लोग यहाँ से हम एलसीएम निकालने का प्रयास करेंगे, एलसीएम यहाँ से निकालेंगे। तो अब देखिए एलसीएम हम जो निकालते हैं तो कोई भी संख्या गुना में तो उसके अधिकतम घात को लेते हैं। तो यहाँ पर आप दो 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 देखिए पहले क्या क्या कौन कौन संख्या है, 2 संख्या है। हम पहले संख्या को लेंगे कि इस तीनों के ए बी सी का जो गुणनखंड है उसमें कौन कौन संख्याएं शामिल है। तो 2 है 3 है 5 है, 2 है 3 है और कितना है 5 है। तो हम सबके अधिकतम घात को लेंगे, सबके अधिकतम घात को लेंगे, ठीक है। तब हम सबके अधिकतम घात 2 का अधिकतम घात 2 है, यहाँ पर 2 का अधिकतम घात n है, यहाँ पर 2 का अधिकतम घात 3 है, यहाँ पर 3 का अधिकतम घात 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम 3 का अधिकतम घात 2 लेंगे, 5 का अधिकतम घात 2 लेंगे। अब हमको 2 का अधिकतम घात, तो इसका एलसीएम दिया हुआ है, हम एलसीएम से देखेंगे, हम अंदाजी पंचे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एलसीएम से हम देख रहे हैं कि 2 पर पावर अधिक कितना है 4 है, यानी n के स्थान पर कितना होगा 4 होगा, इस n के स्थान पर कितना होगा 4 होगा। क्योंकि हम अधिकतम घात वाले को लेते हैं, यहाँ पर 2 पर पावर 2 है, यहाँ पर 2 पर पावर 3 है, तो यहाँ 2 पर पावर कितना होगा 4 होगा, क्योंकि एलसीएम हमारा यहाँ लिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 पर पावर 4 हो जाएगा, इसलिए n बराबर हमारा कितना हो जाएगा 4 होगा, और ये हमारा होगा आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, 15/1600 का दशमलव प्रसार किस प्रकार होगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, दशमलव प्रसार को पता करने के लिए क्या करते हैं, हर और अंश दोनों का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 15 का अभाज्य 15 बटा है 1600, 15 बटा कितना होता है 1600, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड होता है 5 गुना 3, और 1600 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 होता है 2, इधर करके देख लेते हैं 1600, इसमें 2 से भाग देंगे 800, 2 से भाग देंगे 400, 2 से भाग देंगे 200, 2 से भाग देंगे 100, 2 से भाग देंगे 50, 2 से भाग देंगे 25, और 5 से भाग देंगे 5 है 25। तो 2 कितना बार है 2 4 6 बार है, 2 4 5 6, और 5 भी 2 बार है। तो यहाँ पर से ये 5 और ये 5 हम यदि कैंसिल भी कर देते हैं तो भी हमारे हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या है 2 का घात है, 2 कितना बार है 6 बार, 5 कितना बार है 1 बार, तो ये क्या होगा शांत होगा। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में अंशतः हर के उभयनिष्ठ गुणनखंड को छोड़कर, तो हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड को कटा दिया, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड को कटाने के बाद भी हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 ही संख्या शामिल है, 2 6 बार है और 5 1 बार है, इसलिए ये क्या होगा शांत होगा। तब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 1440 में 2 का अधिकतम घात है। 1440 में 2 का अधिकतम घात है, तो हम 1440 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 1440 में हम 2 से भाग देंगे तो 700, 7 दूनी 14, 720 होगा। 720 में 2 से भाग देंगे 360, 2 से भाग देंगे 180, 2 से भाग देंगे 90, 2 से भाग देंगे 45। अब इसमें 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे 5 9 45, 3 3 9, तो 2 कितना बार है 2 बार, 4 बार, 1 5 बार। ये ऑब्जेक्टिव कई बार पूछ चुका है, तो 2 कितना बार है 2 3 4 5, और 5 1 बार है, और 3 2 बार है। अब यहाँ पर 2 का घात पूछा गया है कि 2 कितनी बार है, तो 2 5 बार है, घातीय संकेतन में लिख देते हैं 2 पर पावर 5, 5 पर पावर 1, 3 पर। इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर 2 पर पावर पूछा है, 2 का कितना घात है, तो 2 पर 5 घात है, 5 पर 1 घात है, और 3 पर घात कितना है 2 है, तो 2 का घात कितना है 2 का घात 5 है, तो आंसर 5 होगा, 2 का घात 5 है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमारा आंसर 5 होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 12। क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। अभी तुरंत हम बता चुके हैं, इसके पहले भी एक क्वेश्चन बताएं, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अभी तुरंत उदाहरण बताएं, तो हमेशा क्या होगा ये अपरिमेय संख्या होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या कहता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। इस क्वेश्चन का भी आंसर हम थोड़ा देर पहले संख्या रेखावल में बता चुके हैं कि 2 परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्या और अनगिनत परिमेय संख्या भी होते हैं। तो यहाँ पर ये परिमेय का क्वेश्चन पूछा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अधिकतम कितनी होती है, तो अनगिनत होती है। तो
तो क्वेश्चन नंबर 3 में होगा अनंत। अनगिनत दोनों एक ही शब्द है, अनगिनत और अनंत। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 में x का मान क्या होगा। यानी ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि इस x के जगह पर, इस x के जगह पर कौन सा मान रखा जाएगा जो समीकरण को संतुष्ट करेगा, कैसा संख्या होगा, x कैसा संख्या होगा, यही ऑप्शन में दिया रहता है। पूर्णांक संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, भिन्न संख्या होगा और परिमेय संख्या होगा, यही 4 ऑप्शन रहता है। तो इसको हम हल करेंगे तभी बता पाएंगे कि इसका कैसा संख्या आएगा। तो 14 नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस, चलिए देखिए अब इसको हम बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। तो a बराबर हमारा 1 हो गया, b बराबर हमारा -5 हो गया, c बराबर 4 हो गया। हम यहाँ पर a गुना c करेंगे, 1 गुना 4 करेंगे, 4 होगा, 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुना 4 से ही चल जाएगा हमारा काम। चूँकि हम इसको लिख सकते हैं क्या, ये दोनों को -1 -4 लेंगे हम, -1 -4, ये दोनों को जोड़ते हैं तो -5 हो जाता है, दोनों को गुना करते हैं तो +4 हो जाता है। तो हमको चाहिए a गुना c यानी 4 चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। यानी कि ये बीच वाले पद को हम तोड़ते हैं, बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना है जो कि दोनों को जोड़ने के बाद e मिल जाए, -5 और दोनों को गुना करने के बाद ac मिल जाए, यानी a गुना c यहाँ पर हम करके दिखा दिए। अब यहाँ पर से हम कॉमन लेते हैं x, तो क्या बचता है x -1, यहाँ से -4 कॉमन लेते हैं तो x -1 बचता है बराबर 0 हो जाता है। दोनों में x -1 कॉमन है, कॉमन ले लिया, x -4 बचा इधर, ये भी ले लिया, बाहर निकाल दिया बराबर 0। अब देखिए एक बार x -1 बराबर हम 0 रखेंगे, जब ये लॉन्ग टाइप से हम बना रहे हैं, x -1 बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 1, और x -4 बराबर 0, x पुनः x -4 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 4। यानी x का 2 मान आया, 1 मान आया और 4 मान। अब देखिए ऑप्शन में परिमेय संख्या पूछा जाएगा, पूर्णांक संख्या पूछा जाएगा और परिमेय संख्या। तो ये ना तो अपरिमेय संख्या, परिमेय भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पूर्णांक जब ऑप्शन में रहेगा तो हम पूर्णांक में ही देंगे, क्योंकि पूर्णांक संख्या हमारा क्या होता है 0 1 2 3 4, और इधर होता है -1 -2 -3 -4 होता है। तो ये पूर्णांक के अंतर्गत ही आता है, तो पूर्णांक संख्या ही हमारा उत्तर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए क्वेश्चन में घुमाव है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय नहीं है तो परिमेय है, अपरिमेय नहीं तो परिमेय है। अब देखिए ये √11 अपरिमेय संख्या, √15 अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। लेकिन इसके बारे में आप देखिए, √9 गुना √16, √9 गुना √16, तो ये सूत्र आप पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ें, √x गुना √y, तो √xy हो जाता है, √अंडर क्या हो जाता है xy हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 गुना 16, और 9 16 16 44 से, और 144 का वर्गमूल 12, और 12 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अब जो है इसमें से कुछ बड़े क्वेश्चन है जिसको मैंने कॉपी पर नहीं लिख पाया, बहुत लंबा क्वेश्चन है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 77 को देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लिया कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है। तो देखिए एक वृत्ताकार पथ हम बना देते हैं, ये हमारा वृत्ताकार पथ है। मान लिया कि हम यहाँ से सोनिया चलना दौड़ना शुरू करती है, एक ही तरफ चलती है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक ही तरफ, यानी एक ही दिशा में इधर से घूमती है तो दोनों इधर से ही घूमती है, यानी कि एक इधर से एक इधर से, तब तो दोनों जल्दी मिल जाएगा। तो किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। सोनिया जो है 18 मिनट में, सोनिया यहाँ से यहाँ 1 मिनट एक बार चक्कर लगाता है तो 18 मिनट लगता है, और रवि को 12 मिनट ही लगता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कहने का मतलब है कि दोनों एक ही समय में, मान लिया जाए 12 बजे दोनों दौड़ना शुरू करता है, ठीक है, 12 बजे पक्का दौड़ना शुरू करता है, तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में 12:18 लगेगा, और रवि को 12:12 में ही रवि यहाँ पर पहुँच जाएगा। जरा बात को समझिएगा कि सोनिया यहाँ पर 12:18 में आएगा, और रवि जो है एक चक्कर यहाँ 12:12 में, तो रवि यहाँ बैठ के इंतजार थोड़ी करेगा, वो तो फिर दूसरा चक्कर लगाएगा ना। तो जब ये यहाँ से दूसरा चक्कर लगाएगा, तो जब रवि इधर आएगा तो सोनिया यहाँ आ जाएगा।
मान लिया जाए रवि यहाँ पर आएगा 12:18 में, यहाँ पर रवि आएगा तो सोनिया तो यहाँ चला आएगा। फिर जब रवि आगे बढ़ेगा तो जब तक रवि यहाँ पहुँचेगा तब तक सोनिया इधर ही रह जाएगी। तो इस प्रकार से दूसरे चक्कर में भी ये यहाँ पर एक साथ नहीं मिल पाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने समय के बाद जो है वो दोनों एक साथ मिल जाएगा, कितने समय बाद वे पुनः जो है प्रारंभिक स्थान जहाँ से दौड़ना शुरू किया था वहीं पर मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होता है, 18 और 12 का एलसीएम निकाल दीजिए। 18 और 12 का लॉस लेने पर, इस तरह के क्वेश्चन में लॉस लेने होता है, लॉस लेने पर। तो 18 का लॉस ले लीजिए, 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 3 तिया 9 दूनी 18, 12 का 2 दूनी 4 तिया 12। पावर में लिख दीजिए 3 पर पावर 3, 2 पर पावर 1, और इसका क्या हो जाएगा 2 पर पावर 2 और 3 पर पावर, यहाँ पर पावर ऐसे होगा कि जैसा लिखा गया। अब देखिए एलसीएम हमको लेना है, क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो हम बता चुके हैं कि 2 का अधिकतम घात लेंगे 2 पर पावर 2, 3 का अधिकतम घात लेंगे 3 पर पावर 3, 2 को 2 बार गुना करेंगे 4, 3 को 3 बार गुना करेंगे 3 तिया 9 तिया 27, 27 चौका कितना होता है 4 सत्ते 28, हाथ बचा 2 और 4 दूनी 8 और 10 क्या 8, 4 दूनी 8 और 2 कितना होगा 10 होगा। तो कितने मिनट, कहीं गलत हो रहा लग रहा है यहाँ पर, देखिए मिस हो गया, 3 2 ही बार था तो 2 पावर होता, यहाँ पर 2 पावर होता, तो यहाँ पर 2 पावर हो जाता। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 3 तिया हो जाएगा, 1 मिनट फिर से इसको करते हैं, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 और 9 चौक कितना होता है 36 होता है। यानी 36 मिनट के बाद